नमस्कार दोस्तों, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। आखिर प्रत्यावर्ती धारा में कंप्लीट करंट प्रोसेस का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं विद्युत धारा। आखिर विद्युत धारा क्या होती है, देखो इसकी डेफिनेशन करते हैं। सर्वप्रथम देखो, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि कोई चालक तार है, उसमें जो आवेश यानी कि आवेश जो प्रवाह की दर है ना, उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आगे, यदि किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित हो, t समय में q आवेश प्रवाहित हो तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? देखो, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। Q तो क्या है यहाँ पर? आवेश है, और T क्या है? समय है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसमें थोड़ा चेंज कर दे, आवेश में चेंज कर दे तो dq हो जाएगा, और समय में करेंगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मात्रक क्या होगा? एम्पियर, या तो एम्पियर हो सकता है इसका मात्रक, ठीक है, या फिर कूलाम पर सेकंड, इसके दो मात्रक होते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। देखो भाई, करंट है ना, दो प्रकार की होती है। पहली होती है दिष्ट धारा और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। पहली क्या होती है? दिष्ट धारा, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो सर्वप्रथम हम करेंगे भाई दिष्ट धारा का अध्ययन। आखिर दिष्ट धारा क्या होती है, उसकी कंप्लीट डेफिनेशन और उसकी कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे। देखो, दिष्ट धारा हेडिंग डालेंगे, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। यानी कि जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ चेंज नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। आगे, ऐसे स्रोत जो दिष्ट धारा प्रदान करते हैं दिष्ट वोल्टता स्रोत कहलाते हैं। यानी उस प्रकार के कोई भी सोर्स हो सकते हैं हमारे पास, ऐसे सोर्सों को क्या कहेंगे? दिष्ट वोल्टता सोर्स कहते हैं। इसके बाद देखो, इसकी ध्रुवता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि समय के साथ चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा दिष्ट धारा कहलाती है, जो समय के साथ चेंज नहीं होती, अर्थात हमें रेगुलर कंटिन्यूसली एक जैसी मिलती है, इसलिए वो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद आगे, इसकी आवृत्ति 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? 0 होती है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखो, इसको देखो ग्राफ से किस प्रकार डिनोट करते हैं। देखो भाई, ये तो एक्स अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष, ये हमारे पास वाई अक्ष। ठीक है, तो ये है करंट, तो वाई अक्ष की तरफ जा रही है, और ये टी समय एक्स अक्ष की तरफ ले रखी है। ठीक है, ये मूल बिंदु है 0। अब ये समय के साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, अर्थात कांस्टेंट प्राप्त हो रही है। देखो, एक समान दिष्ट धारा व समदिष्ट धारा, अर्थात ये समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। आया समझ में? ओके। इसके बाद देखो, कुछ दिष्ट धाराएं इस प्रकार की होती हैं जिनके परिमाण में अलग परिवर्तन होता है परंतु दिशा परिवर्तित नहीं होती। इन कुछ दिष्ट धारा ऐसी भी होती हैं जिसके परिमाण में थोड़ा बहुत चेंज आता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में भी उसमें भी चेंज नहीं आता है। जैसे इसको एक बार ग्राफ की सहायता से देखो, समझेंगे। उसी प्रकार ये तो एक्स अक्ष है, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, इधर है करंट I और ये है टी समय, ये मूल बिंदु 0। ठीक है, तो ये देखो, इसके परिमाण में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन दिशा में चेंज नहीं आ रहा है, दिशा में चेंज नहीं आ रहा है, परिमाण में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसे असमान दिष्ट धारा कह देंगे। अब इसके बाद में दूसरी आती है प्रत्यावर्ती धारा। देखो, ये क्या होती है? हेडिंग डाल लेंगे सर्वप्रथम, प्रत्यावर्ती धारा। देखो, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ चेंज होते या परिवर्तित होते हो,
ऐसी धारा को क्या कहते हैं भाई? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आगे, ऐसे स्रोत जो प्रत्यावर्ती धारा प्रदान करते हैं, ऐसे स्रोत जो प्रत्यावर्ती धारा प्रदान करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत कहलाते हैं। कौन से स्रोत कहलाते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। इनकी ध्रुवता निश्चित समांतराल पश्चात परिवर्तित होती, यानी एक टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, उसके बाद में इसकी ध्रुवता यानी प्लस माइनस से चेंज हो जाएगी। ध्रुवता निश्चित समांतराल के बाद परिवर्तित होती है। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार डिनोट करते हैं, प्लस ये माइनस। ओके भाई, इसके बाद देखो इसका ग्राफ ही निरूपण करेंगे। कैसे? ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद में करंट है आई, ये तो इधर जा रही है पॉजिटिव, ये करंट नीचे सिंबल को नेगेटिव करंट जा रही है। ठीक है, तो इसका मान देखो, अब सरों का ये सर्किल देखो, यहाँ से यहाँ तक तो करंट पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर यहाँ पर सिंबल बदल जाएगा अर्थात नेगेटिव प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव सिंबल और फिर इसी प्रकार ये नेगेटिव सिंबल, अर्थात एक सीमित समांतराल के बाद इसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है। ऐसी ध्रुवता क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा व प्रत्यावर्ती वोल्टता समय के ज्यावक्रिय यानी साइन थीटा फलन होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का मान आधे चक्कर के लिए धनात्मक इन पॉजिटिव होता है, वह शेष आधे चक्कर के लिए इसका मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? देखो, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका में इसकी 6 यानी 60 हर्ट्ज है, 60। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नहीं नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्कर में 2 बार अधिकतम व 2 बार शून्य प्राप्त होती है। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरा चक्कर लगाती है ना, उसमें 2 बार तो क्या होती है? अधिकतम यानी मैक्सिमम, और 2 बार उसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है। तो इसको एक समीकरण से डिनोट करेंगे, जो समीकरण है I बराबर, देखो I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये प्रत्यावर्ती धारा बराबर है इक्वेशन। ठीक है, और इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिखेंगे तो देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, ये किसके समीकरण आ गई? प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखो, धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक का मान यानी कि अचानक चेंज मान। देखो किसी क्षण पर, इसकी डेफिनेशन देखो, यहां से समझ में आएगा ये, किसी क्षण विशेष पर धारा या वोल्टता का मान इसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। यानी कोई भी एक पॉइंट यानी क्षण पर इसका जो धारा और वोल्टता का मान जो फिक्स होता है ना, उसको क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मान कहते हैं। ठीक है, जो I बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो क्या है? तात्क्षणिक धारा है, तात्क्षणिक धारा। देखो इसमें सिंबल क्या क्या है? आई को क्या कहते हैं? धारा का तात्क्षणिक मान, इसको तो ठीक है। इसके बाद आई नोट को क्या कहेंगे? इसमें धारा का शिखर मान यानी मैक्सिमम मान। आई एम का मतलब मैक्सिमम मान। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद ओमेगा क्या है? यहाँ पर कोणीय आवर्ती, और थीटा बराबर ओमेगा टी क्या है? इसको यानी ओमेगा टी को पूरी टर्म को थीटा लिखेंगे तो उसको क्या कह देंगे? कलाकोण। ठीक है भाई। इसके बाद अब इसकी कुछ कंडीशन ले लेंगे तात्क्षणिक मान की। देखो t बराबर 0 सेकेंड पर तात्क्षणिक मान कितना होगा? तो देखो I बराबर आई नोट साइन 2 पाई अपॉन टी। देखो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, आवर्तकाल का उल्टा, अपॉन। देखो अब तात्क्षणिक धारा में t बराबर क्या ले लिया? इसमें ये 0 ले लिया t बराबर। ठीक है, तो ये पूरी टर्म में क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, इसलिए टोटल टर्म में क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे देखो,
टी बराबर यानी टी अपॉन 4 लेने पर, सेकंड लेने पर तात्क्षणिक मान क्या होगा? देखो टी की जगह क्या लिख दिया हमने? टी बाई 4। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो टी से टी कैंसिल आउट और 2 से 2, तो ये पाई बाई 2 हो गया। तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो इसका 1 रखने पर इसका वैल्यू आ गई आई बराबर आई नोट। इसके बाद टी बराबर टी अपॉन 2 लेने पर, कैपिटल टी अपॉन 2 लेने पर तात्क्षणिक मान क्या होगा? देखो टी अपॉन 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, टी से टी साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है, क्योंकि साइन का ग्राफ इस प्रकार चलता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है भाई। तो 0 होने पर तात्क्षणिक धारा का मान 0 प्राप्त हो गया। ओके, इसके बाद टी बराबर 3 पाई अपॉन 4 भी ले सकते हैं, उस पर भी तात्क्षणिक मान का फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो 3t अपॉन 4, तो इसको t से t कैंसिल आउट, 2 × 2 2 2 × 4, ठीक है, 2 बार कट गया तो 3/2, ये ऐसे कैसे आ गया 3 पाई 2, और साइन 270 डिग्री इसका वैल्यू होती है -1, ठीक है, 270 डिग्री, ठीक है भाई, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आई बराबर -आई नोट। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब आगे चलते हैं। देखो धारा का शिखर मान, देखो धारा का शिखर मान क्या होता है, यानी कि 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको कर लेते हैं हम। देखो धारा का शिखर मान हेडिंग डालिए सबने, ठीक है भाई। देखो इसको आई नोट से दर्शाते हैं। डेफिनेशन देखो, किसी क्षण विशेष पर धारा या वोल्टता के मैक्सिमम मान को शिखर मान कहते हैं, यानी कि किसी क्षण विशेष पर जो धारा या वोल्टता के जो मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान, यानी कि जहाँ पर उसका पीक हाई होगा उसे क्या कहते हैं? धारा का शिखर मान कहते हैं। इसके बाद कलाकोण, कलाकोण को हम दर्शाते हैं थीटा से, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा टी, ठीक है। देखो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का कलाकोण किसी क्षण विशेष पर इसकी कोणीय स्थिति को प्रदर्शित करता है, इसका मान टी पर निर्भर करता है, यानी समय पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का जो कलाकोण है ना, उसका यानी विशेष क्षण पर है ना, उसकी स्थिति को यानी कितना होगा, वो मैक्सिमम कितना होगा, उसको क्या दर्शाता है? कलाकोण दर्शाता है। और इसको ये टी पर यानी समय पर निर्भर करता है, यानी जैसे जैसे समय होगा बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, यानी समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद देखो कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन यानी जैसे विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वो वेग कहते हैं। उसी प्रकार कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं, जिसे तो इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो ओमेगा बराबर कोणीय वेग बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होता है? थीटा। तो इसमें कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन देखो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का मतलब है कि टी के सापेक्ष इसमें परिवर्तन होगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये परिवर्तन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो चूंकि देखो डी थीटा क्या है यहाँ पर? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन है, और ये है समय अंतराल, ठीक है, डी टी। आगे देखो देन तब ओमेगा बराबर, अब देखो कोणीय विस्थापन यानी एक समय पर तो कोणीय विस्थापन φ2 था, वो θ2 था, ठीक है, और दूसरे पर θ1 था, तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, चेंज ले लिया। इसी प्रकार समय का t2 माइनस t1 दोनों का चेंज ले लिया। अब यहाँ पर देखो समय की वैल्यू लेंगे, देखो t1 बराबर 0 सेकेंड पर θ1 बराबर 0। दूसरा t समय पर θ2 की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई, यानी कि जैसे इस प्रकार है, ठीक है, और ये कोई अब यहाँ पर 0 डिग्री बना रहा है कोई कोण, ठीक है, इस प्रकार। तो इसमें यानी कि इधर
जब 180 डिग्री बनाएगा तो उसमें क्या कंडीशन होगी, देखो देखो एक बार, ओमेगा बराबर इसकी वैल्यू, सभी की वैल्यू रखने पर, सभी की वैल्यू रखेंगे तो देखो 2 पाई माइनस 0 टी माइनस 0, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, ये कोणीय वेग की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है भाई, ये कोणीय वेग की वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसके बाद में कोणीय आवर्ती एफ, इसकी वैल्यू क्या होती है, आवर्तकाल के जस्ट विपरीत इन व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन टी। ठीक है, तो ये इसको उल्टा लिखेंगे तो 2 पाई, देखो इसके बाद देखो इतनी इतनी 1/t की वैल्यू एफ, आवर्ती की वैल्यू लिखेंगे तो 2 पाई एफ आ जाएगा, यानी कोणीय वेग और आवर्ती में संबंध आ गया यहाँ से। ठीक है, और ये कोणीय वेग और आवर्तकाल में संबंध है। ठीक है, ये फॉर्मूले आगे काम आएंगे तो आप इसको मोस्ट लगा सकते हो, आगे जो भी डेरिवेशन करेंगे उसमें काम आएंगे। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद आवर्तकाल क्या होता है, देखिए आवर्तकाल की बात करते हैं। आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय, इन प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला समय आवर्तकाल टी कहलाता है, और टी बराबर होता है 1 अपॉन एफ, यानी आवर्ती का जस्ट विपरीत। तो देखो आवर्ती हम जानते हैं 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। ठीक है, देन तब आवर्तकाल क्या होगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, अब ये तो हो गई आवर्तकाल की बात यहाँ तक। तो अब हम करते हैं आवर्ती की बात, जिसे एफ से डिनोट करते हैं सर्वप्रथम। तो अब इसके डेफिनेशन देखो, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। इन प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता द्वारा 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रही है, उन चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। और एफ बराबर 1 अपॉन टी, आवर्तकाल के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सूत्र लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट टॉपिक है कलांतर। इस पॉइंट को समझेंगे। देखो प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टता की कलाओं का अंतर ही कलांतर कहलाता है। यानी जी देखो इसको आगे समझेंगे एक बार। जैसे प्रत्यावर्ती धारा अन्य प्रकार भी हो सकती है, इन्हें प्रत्यावर्ती धारा के तरंग वक्र भी कहते हैं। इन प्रत्यावर्ती धारा ऐसे ही नहीं, देखो इस प्रकार ही नहीं हो सकती, या इस प्रकार भी हो सकती है, देखो इस प्रकार भी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का तरंग वक्र कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू T/4 T/2 3T/4 T। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ये करंट ही है, इधर जा रही है जो। ठीक है, और ये क्या है, तात्क्षणिक करंट, ये मूल बिंदु है 0, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिकोणीय तरंग धारा कहेंगे। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट ही, कि वर्ग माध्य मूल मान RMS, यानी रूट मीन स्क्वायर। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्टार लगा लेंगे सर्वप्रथम। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो प्रत्यावर्ती परिपथ में एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे VRMS से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रत्यावर्ती परिपथ में एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या होगा, V, और इसके वर्ग की माध्य निकालेंगे तो 0 से T/T, और उसका ले लेंगे फिर रूट। इसका कहने का मतलब स्क्वायर फिर माध्य और फिर रूट। ठीक है, ये जस्ट विपरीत चलता है, स्क्वायर माध्य रूट। ठीक है, RMS का जस्ट विपरीत। तो ये हो जाएगा VRMS बराबर रूट V² dt 0 से T तक अपॉन T। इसको वर्ग करने पर देखो भाई, VRMS का स्क्वायर, ठीक है, और ये 1/T, और 0 से T तक इंटीग्रेशन V² dt।
अब हम जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होती है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू पुट करने पर, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो V RMS का स्क्वायर ऐसे कैसे, V की जगह लिख दिया Vm साइन ओमेगा टी, तो स्क्वायर है तो पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखो भाई कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पर चिन्ह का अंतर पड़ जाता है, एक प्लस ले एक माइनस। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है कि साइन इसमें एन आ रहा है यानी नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमेशा नेगेटिव चिन्ह लेंगे। ये थोड़ा ट्रिक का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो VRMS का स्क्वायर बराबर, ये तो स्क्वायर ऐसे कैसे, अब इसकी वैल्यू लिख दिया, देखो साइन की वैल्यू क्या लिख दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह ओमेगा टी अपॉन 2। देखो 2 को बाहर ले लिया यहाँ पर इधर, तो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो दोनों टर्मों को अलग अलग करने पर, अलग अलग करने के बाद इसका तो 1 आ जाएगा डी टी और इसका कोस 2 ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो सिंपल आ जाएगा टी, यानी कि जैसे कोई डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन करें तो x आ जाएगा, ठीक है। और कोस 2x है dx के सापेक्ष, तो उसका आ जाएगा देखो साइन 2x और फिर 2 का ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका करेंगे तो देखो ये तो सिंपल आ गया t, जिस प्रकार x आया उस प्रकार, ठीक है। और साइन कोस 2x का क्या आ गया, साइन 2x अपॉन 2x का क्या होगा 2, और वो अपॉन नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गया, ओके। इसके बाद देखो लिमिट रखने की पर t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखने पर, और ये Vm का स्क्वायर 2t, ये ऐसे कैसे, ठीक है। 1 अपॉन 2 ओमेगा ऐसे कैसे, लिमिट रखें, देखो लिमिट रखेंगे इसमें t की जगह स्मॉल t की जगह t रखना है। देखो यहाँ पर स्मॉल t की जगह एक बार t रखा तो t से t कैंसिल आउट, ये हो जाएगा साइन 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पर 0 रखा तो साइन 0। अब देखो साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। देखो साइन का ग्राफ इस प्रकार चलता है भाई, इस प्रकार। तो ये 180 पर भी 0 और 360 पर भी 0, ठीक है। तो इसका कितना भी गुणा कर ले ये 0 ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये फिक्स है। तो इसकी वैल्यू आ गई t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा 0 माइनस 0, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा देखो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा Vm स्क्वायर अपॉन 2। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल यानी स्क्वायर इधर लेंगे तो देखो इसका स्क्वायर इधर लेंगे तो Vm अपॉन √2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट, यह आ गया रूट मीन स्क्वायर वर्गमूल माध्यमान, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद में यदि √2 का इसमें भाग दे दे तो इसमें आ जाएगी राशि 0.707, ठीक है, Vm इक्वेशन 2। इसी प्रकार देखो इसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान RMS यानी IRMS धारा लेंगे तो, और वोल्टता लेंगे तो VRMS, ठीक है। तो IRMS की वैल्यू भी इसी प्रकार प्राप्त हो जाएगी Im अपॉन √2, और इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 0.707 Im, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओके। यानी दोनों का हमने RMS की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम करते हैं, देखो हम दो तीन छोटी छोटी परिभाषा है उनको देख लेते हैं। देखो
प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिघात क्या होता है, प्रवेशिता क्या होती है, इन सभी की बात करेंगे हम। देखो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे विभिन्न महत्वपूर्ण परिभाषा। पहली होगी प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, देखो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक तार के कारण उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जो चालक तार है उसमें करंट प्रवाहित हो रही है, तो उसके जो चालक तार के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा ना, उसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। और जितना ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होगा प्रतिरोध की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना अवरोध कम होगा उतनी ही प्रतिरोध की वैल्यू कम प्राप्त होगी। इसे आर से व्यक्त करते, इसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी आती है प्रतिघात। ये क्या होती है, देखो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली एल अथवा, देखो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली एल अथवा संधारित्र अथवा दोनों के कारण उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। देखो जैसे पहली एल परिपथ की प्रतिघात, जिसे क्या एक्स एल से दर्शाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, प्रेरक की प्रतिघात कहते हैं। इसी प्रकार संधारित्र परिपथ के लिए, ये तो पहला तो हो गया एल के लिए, और दूसरा सी संधारित्र परिपथ के लिए धारितीय प्रतिघात किससे दर्शाते हैं, एक्स सी से। ठीक है, और इसी प्रकार एल सी परिपथ के लिए प्रतिघात क्या होगी, एक्स एल सी। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है। यानी एल परिपथ के लिए तो एक्स एल, और सी के लिए एक्स सी, और एल सी परिपथ के लिए एक्स एल सी। ठीक है, ये होगी प्रतिघात। इसके बाद में देखो प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है, देखो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में आर एल आर सी अथवा एल सी के कारण उत्पन्न अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। इसकी वैल्यू भी सेम प्रतिघात की तरह होगी। देखो किस प्रकार, आर एल परिपथ के लिए प्रतिबाधा कितनी होगी, जेड आर एल। यानी कि जिस भी परिपथ के लिए लेंगे ना, उसी में जेड से तो इसे दर्शाते हैं। और जैसे आर एल के लिए लेंगे तो यहाँ आर एल लिख देंगे, आर सी के लिए लेंगे तो यहाँ आर सी लिख देंगे, और एल सी आर के लिए लेंगे तो यहाँ एल सी आर तीनों लिख देंगे। यानी जिस भी परिपथ बनाएंगे ना हम, जैसे प्रतिरोध ले लेंगे, कभी प्रेरक तो ले लेंगे, कभी प्रतिरोध ले लेंगे, कभी संधारित्र ले लेंगे, कभी प्रेरक तो संधारित्र प्रतिरोध तीनों ले लेंगे। तो अलग अलग हैं, जो भी सर्किट में हम लगाएंगे ना, उसी प्रकार उसमें प्रतिबाधा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और जेड से डिनोट करते हैं, जो भी परिपथ लेंगे उसको इसके नीचे लगा देंगे, जैसे जेड आर एल, ये इस प्रकार है। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद आती है प्रवेशिता। प्रवेशिता क्या है, देखो इसे वाई से तो डिनोट करते हैं। प्रवेशिता प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेशिता कहते हैं। यानी जो प्रतिबाधा होती है ना, उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रवेशिता कहते हैं। इसे वाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात वाई बराबर 1/z। जेड क्या है यहाँ पर, प्रतिबाधा। ठीक है, और वाई क्या है, प्रवेशिता। आ गया समझ में। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथों के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा व कलाकोण व फेजर आरेख। यानी कि इसमें अप्रोक्सीमेट 3 या 4 पॉइंट होंगे। एक तो आर परिपथ, एक एल और एक सी परिपथ। ठीक है, और इनको मिलाकर भी आगे लेंगे तो, लेकिन पहले शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ एक बार तो आर लेंगे, एक बार एल लेंगे और एक बार सी लेंगे। पहले तीनों के अलग अलग डेफिनेशन लिखेंगे और उसका डेरिवेशन डायग्राम समझा के आराम से करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उनको मिलाकर करेंगे। तो पहला कौन सा लेते हैं, देखो पहले हेडिंग डालेंगे सभी, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध ही लगा हुआ हो। ठीक है, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी, देखो अब इसका देखिए। सर्वप्रथम इसका डायग्राम समझते हैं। देखो परिपथ चित्र, ये तो हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा हुआ है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें एक यानी कि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यानी शुद्ध हमें प्रतिरोधी परिपथ बनाना है, तो इसमें केवल व केवल एक ही प्रतिरोध जोड़ेगी।
और इसके सिरों पर भी विभवांतर क्या होगा, वी आर होगा। ठीक है, ये तो इसका परिपथ चित्र हो गया। इसके बाद देखो इसकी थ्योरी देखो। माना चित्र अनुसार एक शुद्ध प्रतिरोध आर से एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ देते हैं, जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या होगी, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। इसके बाद देखो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण परिपथ में I धारा गमन करती है, जिससे R के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, VR होता है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरोध के लिए ले रहे हैं विभवांतर, तो VR लिख देंगे। ठीक है, इसके वोल्टता क्या होगी, VM साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 1 से। ठीक है, IR एज इट इज ऐसे कैसे। इसके बाद देखो यहाँ से हम I की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट। यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखो भाई, यह R है ना, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। अपॉन में जाने के बाद VM साइन ओमेगा टी अपॉन R, ये नीचे चला गया इसकी। ठीक है, I अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का मैक्सिमम मान लेंगे, V बराबर IR। देखो V बराबर IR, तो यहाँ पर V अपॉन I बराबर क्या होगा, I। अब यहाँ मैक्सिमम होगा तो V भी क्या होगा, मैक्सिमम, इसलिए VM अपॉन R को क्या लिख देंगे, IM। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का मैक्सिमम मान, यानी अधिकतम मान, ये चूंकि अधिकतम मान। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो I बराबर IM साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 2। तो इसको क्या कह सकते हैं, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा के मान में कलांतर क्या होगा, 0 होगा। अर्थात वोल्टता व धारा के शून्य, अधिकतम व न्यूनतम मान साथ साथ प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उसमें जो कलांतर है ना वो 0 होगा। अर्थात यही देखो, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, यानी सेम एज इट इज कलांतर है, इनका कोई एक दूसरे में चेंज नहीं है। तो कलांतर क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 हो जाएगा। अर्थात वोल्टता व धारा के शून्य, अधिकतम व न्यूनतम मान दोनों के साथ साथ प्राप्त होते। तो ये हो गया, देखो ये हो गया शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। ठीक है, अब दूसरा परिपथ आ गया, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, L परिपथ। ठीक है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, जिसमें देखो ये परिपथ इस प्रकार बनाएंगे। ये तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगा दिया, ठीक है, और इसमें यहाँ पर लगा दिया प्रेरक तो। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है। इसके बाद इसके विभवांतर क्या प्राप्त होगा, VL सिरों पर। तो जिस प्रकार प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना प्राप्त हुआ था, VR, उसी प्रकार प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, VL। ठीक है, तो इसकी थ्योरी देखो। माना चित्र अनुसार एक प्रेरक कुंडली L को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं, जिसकी वोल्टता निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। देखो वोल्टता क्या होगी, V बराबर VM साइन ओमेगा टी, सेम ऊपर वाले की तरह। ठीक है, इसके बाद देखो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिससे प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, जो प्रेरक कुंडली थी ना ये इस प्रकार थी, इस प्रकार। ठीक है, इसके सिरों पर क्या होगी, विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्टता VL उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता VL उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद देखो फैराडे के द्वितीय नियम से VL बराबर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो चुंबकीय फ्लक्स I के करंट के समानुपाती होती है। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो L, सब प्रेरण आएगा L। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो LI यहाँ पर रख दी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आगे देखो VL एज इट इज ऐसे कैसे, L बाहर आ गया, कांस्टेंट DI अपॉन DT, इक्वेशन 2 ले लेंगे इसको। इसके बाद देखो चित्र से
हम जानते हैं कि जो वोल्टेज है ना प्रत्यावर्ती, वो V बराबर वी एल के, यानी जो सिरों पर उत्पन्न हो रही है V बराबर वी एल ही तो है। तो देखो V बराबर, एक सेकेंड, V बराबर वी एल, ये क्यों होगा? देखो जितना हम इस परिपथ को वोल्टता स्रोत से देंगे वोल्टता, उतना ही क्या होगा, इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो V बराबर वी एल लेने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रखने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये है, एक ये है। ठीक है, तो इसके बाद में डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये एल इसके नीचे चला जाएगा, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये अल्पांश के लिए था करंट का वैल्यू, अब हमें लेना है संपूर्ण के लिए, तो इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन इधर भी करेंगे तो वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस कॉन्स्टेंट टर्म को तो बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, और इसके बाद में इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो साइन एक्स डी एक्स का क्या होता है? माइनस कोस एक्स। ठीक है, और एक्स का फिर यानी कि ओमेगा टी का टी के सापेक्ष करें तो ओमेगा आ जाएगा, वो इसके नीचे चला जाएगा। तो माइनस साइन कोस ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस सी, यह चर राशि आ जाएगी। अब देखो आगे आई बराबर माइनस, ये माइनस चिन्ह यहाँ पर आ गया, वी एम अपॉन ओमेगा एल एज इट इज कोस ओमेगा टी प्लस सी। सेम टर्म ऐसे कैसे लिख दी? इसके बाद कंडीशन लेंगे। देखो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर करंट क्या होगी? 0। तो t बराबर 0 पर लेंगे तो c की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? अचर राशि की 0 हो जाएगी। इसके बाद करंट की वैल्यू आ जाएगी I बराबर माइनस वी एम अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। अब इसके बाद में देखो कोस ओमेगा टी की हम जानते वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। देखो इसकी वैल्यू यहाँ रखने पर देखो आगे क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एज इट इज रख दिया। इसके बाद देखो ये माइनस यहाँ पर आ गया, ये माइनस चिन्ह यहाँ पर आ गया, ऐसे कैसे, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी एज इट इज वी एम अपॉन ओमेगा एल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये टर्म बदल जाएगी, ओमेगा टी पहले आ जाएगा और पाई बाई 2 बाद में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो चूंकि वी एम अपॉन ओमेगा एल बराबर आई एम, प्रत्यावर्ती धारा का मैक्सिमम मान लेते इसे। ठीक है भाई, देखो तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यह क्या आ गया? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ के कारण जो करंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कालांतर पीछे है। तो दोस्तों हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, एक तो प्रेरकीय पहला तो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ और दूसरा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ। पहले को तो आर परिपथ कहते हैं और दूसरे को एल परिपथ। अब तीसरा ले रहे हैं, देखो शुद्ध धारितीय परिपथ। ठीक है, और जिसको किससे दर्शाते हैं? सी परिपथ से दर्शाते हैं। तो देखो इसका समझते हैं। हर परिपथ में सेम ही चल रहा है, पहला यानी प्रतिरोध की जगह क्या था? आर। ठीक है, तो यहाँ आर ले लिया था, दूसरे में एल था, तो प्रेरक तो क्या ले लिया था? कुंडली क्या ले ली थी? एल। ठीक है, तीसरे में क्या है? संधारित्र, तो ये क्या हो गया? शुद्ध धारितीय परिपथ। तो सर्वप्रथम हेडिंग डाल लेंगे शुद्ध धारितीय परिपथ या एल परिपथ। ठीक है, उसका डायग्राम समझ लेंगे सर्वप्रथम, अर्थात परिपथ चित्र समझ लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये हो गया परिपथ चित्र में, ये तो संधारित्र जुड़ा हुआ है। देखो ये तो संधारित्र है, इसके सिरों पर वोल्टेज क्या है? VC है। ठीक है, और वही वोल्टता स्रोत क्या लगा हुआ है? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब इसको समझते हैं। देखो सर्वप्रथम देखो, माना चित्र अनुसार एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से संधारित्र C को जोड़ दिया जाता। सर्वप्रथम तो एक यानी परिपथ चित्र बनाते हैं, उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत क्या है? V, उसको C से जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
इसके बाद देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की वोल्टता V हो तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। इसके बाद देखो, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के कारण परिपथ में I धारा गमन करती है, यानी प्रभावित होती है। जब किसी समय t पर इस परिपथ में प्रवाहित धारा Q है, आवेश प्रवाहित धारा में आवेश Q है, आवेश Q है, m संधारित्र की धारिता C है, तो अतः इसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी देखो, क्योंकि हम जानते हैं धारिता की परिभाषा से Q समानुपाती होता है V, ठीक है, और यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा C कांस्टेंट राशि, ठीक है, जहाँ C संधारित्र की धारिता है, ठीक है। अब यहाँ पर VC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो C अपॉन ये C इसके अपॉन में चला जाएगा तो Q अपॉन C, इक्वेशन दे देंगे सेकंड, ठीक है भाई। इसके बाद चित्र से हम जानते हैं कि V बराबर VC, जितना हम वोल्टता सोर्स से वोल्टता देंगे उतना ही VC उत्पन्न होगा, यानी कि सिरों पर विभवांतर संधारित्र के, ठीक है। तो जितना देंगे जितना ही तो उत्पन्न होगा, तो V बराबर VC की यहाँ पर कंडीशन ले लेंगे। कंडीशन लेने के बाद देखो, समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर Vm साइन ओमेगा टी बराबर Q अपॉन C, तो यहाँ Q की वैल्यू निकालेंगे तो ये C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q बराबर VmC साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 3 नंबर, ठीक है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा I हो, I बराबर क्या होती है, dq अपॉन dt, एकांक समय पर प्रभावित आवेश, उसको क्या कहते हैं, धारा कहते हैं I, ठीक है। यहाँ पर Q की वैल्यू समीकरण 3 से रखने पर d अपॉन dt VmC, देखिए VmC साइन ओमेगा टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो, यह टर्म तो बाहर आ गई कांस्टेंट, ठीक है। साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो, साइन का कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ये इसका अवकलज हो गया। इसके बाद देखो, I बराबर Vm ओमेगा C कोस ओमेगा टी, ओमेगा को पहले लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बराबर I बराबर एज इट इज चलता रहेगा Vm ओमेगा C साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, यानी कोस की टर्म को देखो, कोस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, देखो एक बार, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इस टर्म को यहाँ पर लिखने पर देखो, ये एज इट इज ऐसे कैसे, चूंकि हम जानते हैं Vm ओमेगा C को हम मान लिए Im, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का मैक्सिमम मान, ठीक है। तो I बराबर आ जाएगी Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो इक्वेशन देखो, समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से पाई बाई 2 कालांतर आगे रहती है तथा प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता से पाई बाई 4 समय आगे रहती है, यानी इसमें तो कालांतर कितना है, वोल्टता में तो पाई बाई 2, ठीक है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टता से कितनी आगे रहती है, T बाई 4, ठीक है। ये थोड़ी बात लिखने की है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को समझे होंगे। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, सर्वप्रथम हमने पढ़ा है, देखो एक बार, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो दिष्ट धारा और दूसरी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। इसके 2 प्रकार अच्छी तरह पढ़ लिए। इसके बाद में हमने पढ़ा है धारा या वोल्टता का तात्क्षणिक मान के बारे में बात की थी। इसके बाद धारा का शिखर मान क्या होता है, ठीक है, और कलाकोण और कोणीय वेग, ये छोटी छोटी डेफिनेशन की थी 3 से 4। इसके बाद आवर्त काल के बारे में बात किया था, और आवर्ती क्या होती है, कलांतर क्या होती है, इसके छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में बात किया था, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था, एक बड़ा टॉपिक था वर्ग माध्य मूल मान RMS, ठीक है, ये करंट के लिए भी RMS निकाला था और वोल्टता के लिए भी RMS निकाला था। ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद में हमने किया है प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, और प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रवेशिता, ये छोटी छोटी डेफिनेशन की 3-4, ठीक है। इसके बाद हमने किया है शुद्ध 3 टॉपिक किए हैं। उसके बाद मैंने पहला
शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ जिसको क्या कहते हैं, आर परिपथ कहते हैं। दूसरा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ जिसको एल परिपथ कहते हैं। और तीसरा शुद्ध देखिए धारितीय परिपथ जिसको क्या कहते हैं, सी परिपथ कहते हैं। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को अच्छी तरह समझे होंगे और इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है और यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।